Hello students, welcome to the class. So we are doing the chapter electrostatics. In the previous class we did some of the topics, that is about the charge, right, friction, electricity and various example of that. Electrostatic induction, तो इसमें हमने charging of body by induction study किया था, which was very good concept. And next the properties of charge you have studied. The main properties were quantum nature of charge, conservative nature of charge and invariance nature of charge. So ये मेन प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की. एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड बिट अबाउट द क्वार्क्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं. ओके, सो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज द कूलम्स लॉ. ओके, सो इट इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इस लॉ के अराउंड घूमती है, यानी कि इसको यूज करके है आगे जो हमने सारे कंसेप्ट स्टडी करने हैं. ओके, एंड इट गिव्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. ये दो चार्जेस हैं, इसके बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, तो दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ. ओके, सो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट डज द कूलम्स लॉ से? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, क्या बोला, पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. जो इन दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. जितना बड़ा प्रोडक्ट बनेगा उतनी ज्यादा फोर्स की वैल्यू आएगी. ये नहीं कि चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, राइट. जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी. एंड सेकेंडली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वेरीज इनवर्सली विद द स्केल ऑफ द डिस्टेंस. अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोगे फोर्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी. एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द इनवर्स स्केल लॉ ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ओवे इनवर्स स्केल लॉ ऑफ डिस्टेंसेस. अगर हम दोनों कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. ओके, सो पहले तो ये है कि ऑल थिंग्स आर नॉट स्टडीड बाय द कूलम. सभी चीजें जो है कूलम ने नहीं स्टडी की हैं. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है कि F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन. एंड इनवर्स के नेचर ऑफ डिस्टेंस जो है इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट जेवी प्रिस्टली. ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए हैं एंड कूलम्स ने इसको यूनिफाई किया है. ओके, दूसरी बात मैंने क्या कहा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट. तो इट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो चार्जेस को रेस्ट में रहना है, अगर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट साथ में आ जाते हैं, तो लॉ इज टू बी मॉडिफाइड. ओके, सो दूसरा जो है कि चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है कि आइदर द चार्ज कैरिंग बॉडीज जो है वो छोटी होनी चाहिए, दे आर स्मॉल, राइट. जिनके ऊपर चार्ज है बॉडीज आर वेरी स्मॉल, राइट. दूसरा केस क्या है, अगर बॉडी जो बिगर है तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज शुड बी मच लार्जर देन देयर डायमेंशन. उनके साइज से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल है. सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस एंड दे शुड बी एट रेस्ट. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो F बन जाता है स्मॉल k Q1 Q2 by R square. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. यहाँ जो k है ना, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट. एंड दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एक्चुअली, राइट. तो जो कांस्टेंट है ये फिक्स नहीं है, इट इज वेरिएबल. और जो k की वैल्यू जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, राइट. किस पे डिपेंड करेगी? द मीडियम, द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड, राइट. सेकंड किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Either you are using the CGS system or the SI system, the value of k will be different. So k is called Coulomb's constant and it is not a constant actually. It is a variable quantity and it depends upon the medium as well as the system of units chosen. Okay, so this is the basic form of the Coulomb's law. अब आते हैं ये k की वैल्यू में, right? सो मेनली जो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, जैसे अभी एटमॉस्फेयर में करेंगे एक्सपेरिमेंट, राइट. सो हम k की वैल्यू जो है वो हम सभी मीडियम के लिए डिफाइन नहीं करते. विल डिफाइन द k फॉर द एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस.
हम लेके चलेंगे, मीडियम को फिक्स कर लेते हैं पहले। आइदर वी सपोज द मीडियम इज एयर और इट इज अ वैक्यूम और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस एंड वैक्यूम वन एंड द सेम थिंग। एयर जो है वो ऑलमोस्ट बहुत डिप्लीटेड रहती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मीडियम का वैक्यूम हो या एयर हो, ठीक है, बट देयर इज डिफरेंस। ओके, सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द एयर और द वैक्यूम। ओके, सो पहले हम ले लेते हैं सीजीएस सिस्टम। मीडियम इज एयर एंड सिस्टम इज सीजीएस। इन दैट केस वैल्यू ऑफ के इज 1। ये जो कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू जो है 1 है, राइट। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो कूलम्स लॉ जो है बहुत सिंपल हो जाता है। इट इज एफ Q1 Q2 by R square. So this the Coulomb's law takes a simple form. Okay, so ये बन जाता है। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो यूनिट्स हैं चार्जेस के वो होंगे स्टैट कूलम में। स्टैट कूलम जो है सीजीएस यूनिट है चार्ज के, और जो डिस्टेंस है वो रहेगा सेंटीमीटर में, और फोर्स की वैल्यू आएगी डाइन में। ओके, so this is the Coulomb's law in CGS system in air, right? एयर के लिए अब ऐसे सिस्टम में क्या होगा? In case of ऐसे सिस्टम the Coulomb's constant जो वैल्यू ऑफ k है it is equal to 9 into 10 raised to power 9, so not exactly 9, it is nearly 8.89 something, right? उसके करीब है, approximate ले लेते हैं। 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। सो इन दिस केस दो के की वैल्यू जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और साथ में इसके यूनिट भी हैं, पर यहाँ नहीं थे, राइट। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इस मामले में, तो कूलम्स लॉ बन जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ फॉर एयर इन एसआई सिस्टम। ओके, तो जब ये कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो यूनिट्स हैं चार्जेस के Q1 Q2 जो है वो कूलम में होंगे, एंड द डिस्टेंस जो है दैट शुड बी इन मीटर, डिस्टेंस जो मीटर में, एंड फोर्स की वैल्यू जो इसमें आएगी ऑब्वियसली एसआई सिस्टम है तो इट विल बी इन न्यूटन। ओके, सो ये दोनों में फर्क है, एसआई और सीजीएस सिस्टम है, राइट। अब क्या है कि ये जो वैल्यू है इसके बारे में ये आगे फिर मॉडिफाइड की है। ओके, सो दैट ओरिजिन जो है वो जो उसके जो मीडियम का इफेक्ट एंड द गॉसेस थ्योरम बाद में पढ़ेंगे उसमें का ओरिजिन है, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट व्हेन वी डील विद द कूलम्स लॉ फॉर द डिफरेंट केसेस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, राइट, अ फैक्टर ऑफ 4 पाई जो है दैट कम्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये बार बार आ जाता है, पाई या 4 पाई फैक्टर बार बार आ जाता है। सो साइंटिस्ट ने थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, राइट। ये नहीं कि वैसे उठा लिया, दे हैव सम कांसेप्ट बिहाइंड दैट, राइट। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया, तो दे टुक द वैल्यू ऑफ के जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास लैटिन लेटर है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन कह सकते हो, नॉट जो है इट इज यूज्ड फॉर द एयर, इसको डिस्कस करता हूँ अभी मैं। और ये फार्मूला जो है बन जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पर 9। So in place of 9 into 10 raised to power 9 we use k equal to 1/4 pi epsilon naught। So अगर वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं या इसमें k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कूलम्स लॉ बन जाएगा F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। So this is the form of the Coulomb's law, right, in SI system for air। Okay, so epsilon naught है ये, राइट। जब भी हम अब फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो ये फार्मूला लेके नहीं चलेंगे, तो ये फार्मूला लेके चलेंगे। ओके, सो दिस फार्मूला इज यूज, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ऑब्वियसली हम ये यूज करेंगे। ओके, लिटरल्स में है तो ये इसको यूज करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब हम आते हैं इस फैक्टर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि ये फैक्टर है क्या है। यहाँ सिंपल है, ये तो एक लेटर है सिंपली, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, बट ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या। नाउ लिसन केयरफुली, जो यहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ ये है ना, राइट, नॉट छोड़ देते हैं अभी, एप्सिलॉन इट इज यूज्ड फॉर द परमिटिविटी।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो परमिटिविटी जो है ऑफ अ मीडियम, इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस में जो मीडियम का इफेक्ट है तो उसको मेजर करता है, ठीक है ना। एक्चुअली जो परमिटिविटी जो है उसका रिलेशन कई तरह से हमने रिलेशन बनाया हुआ है। इट इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो, इट इज रिलेटेड विद द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आल्सो। इनफैक्ट जो है ये जो वैल्यू जो है इट इज रिलेटेड विद द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। मीडियम की पोलराइजेशन से रिलेशन है इसका, राइट। द मीडियम विच कैन बी पोलराइज इजिली, राइट, इट हैज द लार्जर वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी, ठीक है। इन दैट मीडियम द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, राइट। इसका मतलब है कि अगर मीडियम इजिली पोलराइज हो जाता है, ओके, देन या उसका जो है जो मीडियम है, जो एटम एंड मॉलिक्यूल है, राइट, वो पोलर हैं, राइट, उस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, ओके, एंड द फोर्स जो चार्जेस में वो कम हो जाती है। सो मेनली परमिटिविटी जो है इट इज बेस्ड अपॉन द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। मीडियम जो है कितना पोलराइज होता है या पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वाटर इज हाईली पोलर, ओके, सो मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड एंड उसके नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल जो है वो अलाइन हो जाता है फटाफटी, राइट, सो जल्दी से। तो उस केस में क्या होता है, फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ओके। अगर पोलराइजेबिलिटी उसकी ज्यादा है, इट गेट इजीली पोलराइज्ड, तो परमिटिविटी विल बी मोर, ओके, परमिटिविटी ज्यादा होगी और फोर्स कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनवर्स रिलेशन। जैसे अगर ये फॉर्मूला ले लें हम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, लार्जर परमिटिविटी लेसर बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और परमिटिविटी ज्यादा का मतलब क्या है, मीडियम जो है वो इजीली पोलराइज हो जाएगा या पोलर मीडियम है, ओके, सो दैट इज द परमिटिविटी। तो हाँ, सिंपल वर्ड में अगर आपने ज्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, द परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। परमिटिविटी ज्यादा होगी और फोर्स कम होगी, ओके। फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम है, सो दैट्स इज एनी मीडियम, नॉट एयर और एनी अदर मीडियम, राइट, एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा। तो जो फार्मूला बन जाएगा ना कूलम्स लॉ का, इट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। एंड जो ये एप्सिलॉन है ना, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो दो तरह से डिफाइन करते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ओके। सो इट मे हैव द डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, राइट। बट अगर हम ये यूज करें फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सो यहाँ जो एप्सिलॉन है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, किसकी, एयर की, और इट इज ऑफ वैक्यूम एंड इट इज द लीस्ट, ये सबसे कम होती है। और वैल्यू कितनी होगी इसकी, इट हैज नियरली वैल्यू ऑफ 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू इतनी है, इट हैज द मिनिमम वैल्यू, और ये वैक्यूम हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी व्हिच इज इक्वल टू दिस, ओके। क्यों, क्योंकि एयर या वैक्यूम ले लें हम, वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है, पोलराइज ही नहीं होगा, राइट, सो पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी की बात ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट, और फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम और द एयर, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है मेटल्स के लिए, ठीक है, कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो है वो जीरो हो जाती है, मेटल्स के बीच में प्लेस करेंगे, बाद में आपको क्लियर करूंगा कैसे, राइट। सो फोर्स कम हो जाती है, राइट। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी इज 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर द एयर और वैक्यूम, एंड मैक्सिमम इज फॉर द मेटल और द कंडक्टर व्हिच इज इनफाइनाइट, ओके। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द परमिटिविटी, राइट। एंड ये कूलम्स लॉ इसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, जनरल फ्रॉम कूलम्स लॉ फॉर एनी मीडियम, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अबाउट द कूलम्स लॉ फॉर द एयर, राइट, और फॉर एनी अदर मीडियम, ओके। आगे भी इसमें कंसेप्ट है छोटे छोटे, वी एक्सप्लेन इट।
Now the definition of 1 coulomb. 1 coulomb we will find, that is 1 coulomb of charge. Okay, let us suppose two charges जो है हमारे पास Q1 Q2 is equal to 1 coulomb है, let us suppose, right, और say it is equal to Q, and force between the two charges जो है वो ये है 9 into 10 raised to power 9 Newton, and the distance between the charges is 1 meter, और प्लेस क्या हमने एयर या वैक्यूम में. ओके, सो फ्रॉम द कूलम्स लॉ 1/4 pi epsilon naught, or you can write 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 divided by R square. So this will be equal to 9 into 10 raised to power 9, 9 into 10 raised to power 9 Q into Q and 1 square. This will be cancel out. तो Q square will be equal to 1. This implies Q is equal to plus minus 1 कूलम. यूनिट 1 आ गया, ऐसा सिस्टम है तो कूलम आएगा, राइट. सो 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? 1 कूलम इज द चार्ज विच विल रिपेल द सिमिलर चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विद द सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10 raised to power 9 when placed 1 meter apart in vacuum or air. So 1 coulomb is a charge which will repel the similar charge with a force of 9 into 10 raised to power 9 when placed 1 meter apart in vacuum. So this is the definition of the 1 coulomb charge. So sometimes definition comes in the examination, तो इस तरह से आप इसको define कर सकते हैं, ठीक है. Now we will set up the relation between the coulomb and stat coulomb. कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि set the relation between the coulomb and stat coulomb. Okay. Relation between coulomb and stat coulomb. Or to prove 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb, or it is also called 3 into 10 raised to power 9 ESU. जो स्टैट कूलम है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसकी वैल्यू जो इतनी होती है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम, राइट. सो मैग्नेटोस्टैटिक यूनिट भी होता है MSU, ठीक है, दैट इज एफ कूलम, राइट. सो एफ कूलम जो है वो कूलम से बड़ा है, 10 कूलम के बराबर है, राइट. पर अब यहाँ हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 कूलम की वैल्यू उसके बराबर होती है. So this proof sometimes come in the examination. So फर्स्ट केस में लेते हैं लेट Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, वो 1 कूलम के बराबर हैं, और डिस्टेंस कितना रखा हुआ है 1 मीटर. तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितनी बन जाएगी 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 by R square, that is 9 into 10 raised to power 9 1 coulomb into 1 coulomb into 1 meter square. After solving, so force will become 9 into 10 raised to power 9 Newton, or in CJ system it will become 9 into 10 raised to power 14 dyne, बिकॉज जो 1 न्यूटन है पढ़ा हुआ आपने 10 raised to power 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है. अब हम करते हैं, सपोज करो कि Q1 Q2 1 कूलम ही है, बट 1 कूलम जो है वो x स्टैट कूलम के बराबर है. लेट अस सपोज 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टैट कूलम, और डिस्टेंस 1 मीटर ही है, पर सीजीएस मिल लेते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर. मतलब चार्ज की वैल्यू सेम ही है 1 कूलम के अकॉर्डिंगली, दैट इज x स्टैट कूलम, एंड डिस्टेंस इज आल्सो 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर. तो अब फोर्स कितनी होगी सीजीएस में? तो सीजीएस सिस्टम में एयर के लिए कूलम्स का क्या है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, सो F कितना हो जाएगा अब हमारे पास x इंटू 1 मीटर है, डिस्टेंस सेम ही 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इट इज x स्क्वायर इंटू 10 raised to power 4 डाइन, ठीक है. नाउ द चार्जेस आर सेम, इक्वल चार्जेस हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए. ये फोर्स ओके, सीजीएस सिस्टम में दोनों निकाल लिए, राइट. दोनों फोर्स सेम होनी चाहिए. सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन 10 raised to power 4
should be equal to 9 into 10 raised to power 14. So from here x square is equal to 9 into 10 raised to power 14 multiplied 10 raised to power 4, that is 9 into 10 raised to power 18. We take the square root and value of the x comes out to be 3 into 10 raised to power 9. So from here, so 1 coulomb will be equal to x stat coulomb, यानी कि 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb. Okay, so this is the relation between the coulomb and stat coulomb, and sometimes it is asked in the examination to set the relation between coulomb and stat coulomb, right? So next topic we will study, that is relative permittivity. Relative permittivity, or it is also called dielectric constant. So simple for relative permittivity is epsilon r, and for dielectric constant it is written as k, and both are equal. Epsilon r is equal to k, दोनों वैल्यू बराबर होती है. सो इसको डिफाइन करेंगे. सो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो नाम से पता लगता है कि क्या है रिलेटिव. रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एज कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और द एयर, राइट. सो रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. ओके, सो इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्टिव कांस्टेंट के बराबर होती है, k के बराबर होगी, राइट. सो इफ इन अ मीडियम जिसकी परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन है, फोर्स कितनी हो जाएगी इस मीडियम में, Fm विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r square. Okay, in vacuum it will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, right. So if you divide the force in the vacuum to the force in the medium, so it will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square divided by 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square. So this will be equal to epsilon by epsilon naught. It will be equal to epsilon naught or it is equal to डायरेक्टिव कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन और r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू fb बाय fm. So the relative permittivity may also be defined as the ratio of the force between the two charges in vacuum to the force between the same charges in medium when placed same distance apart. ओके, एंड न्यूमेरिकली जो है वो डायरेक्टिव कांस्टेंट को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट दैट फोर्स इन एनी मीडियम विल बी इक्वल टू 1/k टाइम द फोर्स इन द वैक्यूम और 1/epsilon r टाइम द फोर्स इन द वैक्यूम. ठीक है, अब जो है k की वैल्यू एंड epsilon r की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इट इज epsilon by epsilon naught and epsilon naught is the minimum. It is the minimum. अगर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा, that is equal to 1. Otherwise absolute permittivity of every medium is more than the absolute permittivity of the vacuum. So it is always greater than epsilon naught. So this is always greater than 1. अब इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर में 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी. सो इट्स मीन दैट द फोर्स इन एनी मीडियम विल बी ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन द वैक्यूम. वैक्यूम से हमेशा कम ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं. ठीक है, और दूसरा है मीडियम हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. मीडियम का जो है चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस में है बहुत इफेक्ट है. ग्रेविटेशनल फोर्स में इफेक्ट नहीं होता मीडियम का, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है बहुत इफेक्ट है मीडियम का. लार्जर द वैल्यू ऑफ k और डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, लेसर विल बी द फोर्स. फॉर एग्जांपल water has the value of k nearly equal to 80. It is very high value of the dielectric constant. So force in water will be equal to 1/80 times the force in the vacuum.
ठीक है। तो वाटर में फोर्स जो है विद द टू चार्जेस जो है वो वैक्यूम से 1/80 हो जाती है। अल्कोहल का नियरली 20 होता है, राइट। अगर अल्कोहल में डालेंगे तो फोर्स जो है अल्कोहल में नियरली 1/20 हो जाएगी, दैट द वैक्यूम, ठीक है। सो वाटर की जो है बहुत बड़ी एडवांटेज है इसमें, वो क्या है कि वाटर जो है इट इज अ गुड आयनिक सॉल्वेंट, बेस्ट कह सकते हैं, राइट। इट इज द बेस्ट आयनिक सॉल्वेंट बिकॉज अगर हम पानी में डालेंगे तो फोर्स बिटवीन द आयन बिकम्स 180, राइट, 1/80 ऑफ द अर्लियर, ओके। सो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं आयनिक बॉन्ड वाले आयनिक कंपाउंड के, दे इजीली डिसॉल्व एंड दे इजीली फॉर्म द आयन इन अ वाटर, ओके। सो दैट्स व्हाई द जो वाटर है इट इज द बेटर आयनिक सॉल्वेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट मेक्स द वाटर अ बेटर आयनिक सॉल्वेंट, तो आप कहोगे इट हैविंग द हाई वैल्यू ऑफ द डायरेक्टिक कांस्टेंट, ओके। या क्वेश्चन आया था व्हाई द वाटर इज बेटर आयनिक सॉल्वेंट, सो आप कहोगे बिकॉज इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ द डायरेक्टिक कांस्टेंट। उससे क्या होता है, फोर्स बिटवीन द आयन बिकम वेरी स्मॉल, ओके। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, थर्मल एजिटेशन जो है वो क्या करता है तो आयन को इजीली डिसोशिएट करता है, ठीक है। एटम जो मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट करके आयन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द फोर्स इन द चार्जेस एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। और दूसरी बात, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसके यूनिट्स होते हैं, पर रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट्स नहीं होंगे बिकॉज द रेशियो ऑफ द सेम टाइप ऑफ द क्वांटिटी, ओके। तो इसलिए करके डायरेक्टिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो सिंपल नंबर रहेंगे, दे आर सिंपल नंबर विदाउट यूनिट एंड विदाउट डायमेंशंस, ओके। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएं तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कूलम्स लॉ के बेस पे। तो इन दिस क्वेश्चन टू चार्जेस आर गिवन 5 माइक्रोकूलम एंड 15 माइक्रोकूलम and they are placed 20 centimeter apart in vacuum. So we have to find the Coulombic repulsion between them. So I have written Coulombic force. Coulombic force is the electrostatic force, right? Electrostatic force और attraction repulsion का दूसरा नाम जो है वो Coulombic force है। अगर Coulombic repulsion या Coulombic attraction आ जाती है तो मतलब यही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम चार्जेस के बीच में, ओके। और दूसरा पार्ट क्या है कि व्हाट विल बी द फोर्स इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्टिक कांस्टेंट 20 या जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 20 है, ओके। सो है चार्जेस आर गिवन, Q1 जो है वो है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड सेकंड चार्ज जो है वो है हमारे पास 15 माइक्रोकूलम, इट इज 15 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर और इन SI सिस्टम 0.2 मीटर। From the Coulomb's law, F will be equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R square. So that is 9 × 10⁹ product of the charges 5 × 10⁻⁻6, 15 × 10⁻⁻6 and divided by 0.2 whole square. So this will be equal to 9 × 5 × 15 divided by 4 × 10⁻², ये स्केयर हो गया। और यहाँ पावर कितनी होगी, 9 यहाँ से, -12 यहाँ से आ गई, -3। सो दिस विल बी इक्वल टू सो दिस द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, ओके। अब उसने कहा है कि अगर चार्जेस को प्लेस कर देते हैं इस मीडियम में जिसका डायरेक्टिक कांस्टेंट 20 है, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, एंड द फोर्स इन दैट मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द डायरेक्टिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी। सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 6.875 डिवाइडेड बाय 20, सो इट विल बी इक्वल टू 0.84375 Newton. So this is the new force when the charges are dipped in a medium of dielectric constant 20. So in this way the dielectric constant affects the force between the charges. So इतनी चार्ज के बीच में फोर्स हो जाएगी, ओके। सो आगे जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट परमिटिविटी के बारे में फिर बताता हूँ मैं आपको, राइट। सो हाउ द परमिटिविटी अफेक्ट्स द फोर्स।
सपोज मान लो यहाँ मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड सम चार्ज इज लाइंग ओवर माइनस क्यू, और यहाँ मीडियम रख दिया मैंने अदर देन द एयर, राइट। सो व्हाट हैपन कि जब इस मीडियम रखेंगे तो यहाँ जो एटम्स होंगे इसके वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज क्या, जनरली क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कोइंसाइड होता है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है या एटम्स में, ठीक है। जब इसको रखेंगे इसमें तो ये एटम जो है दे गेट पोलराइज लाइक दिस। सो इस साइड में जो है वो नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ साइड में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट। तो उससे क्या होगा कि नेट इफेक्टिव चार्ज इस जगह में और इस जगह में जो है वो कम हो जाएगा। अगर चार्जेस कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं इसको फोर्स के टर्म में ही बता रहा हूँ। तो नेट इफेक्टिव चार्ज विल रिड्यूस, राइट, और जितना ज्यादा पोलराइज होगा मीडियम उतनी फोर्स कम हो जाएगी, उतनी ज्यादा अक्यूमुलेशन चार्जेस हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस वे जो है मीडियम जो है दैट अफेक्ट्स द फोर्स इन द चार्जेस, और यही जो इफेक्ट है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, ओके, जो पहले ही मैं बात करके हटा हूं, राइट। नाउ we'll study the Coulomb's law in vector form. It is also important. As the force is a vector quantity, तो हम Coulomb's law को भी जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Coulomb's law in vector form. So let us suppose a charge Q1 is lying over here and the another charge Q2 is lying at this point, and r is the distance between the charges. R12 vector is a vector that join charge Q1 with Q2, और एक इधर को बना लेंगे R21 vector which join the charge Q2 with Q1. So क्योंकि Q1 को Q2 से ज्वाइन करें या Q2 को Q1 से ज्वाइन करें, लेंथ विल बी सेम, सो R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू R. ओके, सो नाउ वी टेक अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ R12 दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, सो इट इज यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू R12 कैप। एक यूनिट वेक्टर इधर लेते हैं दैट इज इक्वल टू R21 कैप विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ओके। सो R12 कैप विल बी माइनस ऑफ R21 कैप, राइट। यूनिट वेक्टर है एंड डायरेक्टेड अपोजिट है, तो इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और एक और चीज आ जाएगी, हमें पता है कि R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड is R12 cap and R21 vector divided by its magnitude is equal to R21 cap. Okay, so ये रिलेशन अभी यूज करेंगे फोर्स में। लेट अस सपोज दैट जो चार्जेस Q1 Q2 जो है वो है ऑफ सेम साइन, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस विल सपोज, राइट, दोनों चार्जेस जो है वो सेम साइन के हैं। क्यों? अगर सेम साइन के सपोज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव, राइट, तो माइनस साइन से डील नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर चार्जेस सिमिलर हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, सो द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी पॉजिटिव। तो ये कह सकते हैं व्हेनेवर देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस द फोर्स विल बी अ पॉजिटिव, ओके। अगर चार्जेस अपोजिट हैं Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विल बी नेगेटिव, okay. If the force is negative it means that it is attractive force. अगर चार्जेस जो है सिमिलर है तो फोर्स आएगी पॉजिटिव, अगर चार्जेस अपोजिट है तो फोर्स आएगी नेगेटिव। सो ये बात भी ध्यान रखना, समटाइम छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, ओके। अट्रैक्टिव फोर्स इज नेगेटिव एंड रिपल्सिव फोर्स इज पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, सो नाउ वी फाइंड द फोर्स ऑन द चार्जेस। तो हमने अभी मैंने कहा कि हमने सपोज किया है फॉर कन्वीनियंस जो Q1 Q2 जो है वो सिमिलर चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, सो दे विल रिपेल ईच अदर। जो Q2 जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वो रिपेल करेगा, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। इट इज द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इन द सेम वे इसको फोर्स लगेगी दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज Q1, दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught product of the charges square of the distance, r square हो गया, अब डायरेक्शन, क्योंकि इसको रिपल्शन है, इट इज टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो जो वेक्टर इस साइड में है वो डिपेंड करेगा इसकी डायरेक्शन। सो r21 जो कैप जो है इट इज डायरेक्टली टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। आई विल राइट हियर r21 कैप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहां भी लिखूंगा r21 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, लेट दिस बी फर्स्ट एक्सप्रेशन। अगर r21 कैप को ऐसे लिख देता हूं, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, and it will be equal to r21 cap will be equal to r21 vector divided by r21 magnitude. So Coulomb's force will become ये यहां से हो जाएगा क्यूब, ये बन जाएगा r21, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब यहाँ क्यूब आ गया नीचे, इट डजंट मीन कि इनवर्स क्यूब रिलेशन बन गया, इनवर्स का रिलेशन ही है, क्योंकि वन मैग्नीट्यूड भी कैंसिल बाय दिस। ठीक है, एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इनवर्स के लॉ ही है। ओके, सो नाउ फाइंड द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ये इस तरफ है, सो फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो डायरेक्शन किधर को है, इस साइड में, टू राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर जो है वो है r12 कैप, सो इट विल बी r12 कैप, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, राइट। और r12 कैप लिखा है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, r12 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। नाउ r12 इज इक्वल टू कैप इज इक्वल टू r12 वेक्टर डिवाइड बाय r12 magnitude, so this can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 and this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 r12 magnitude q and r12 vectors, let it be equation number 4. Okay, so while using doing the numerical, right, उसमें जो है in terms of the vector, तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिलेशन निकालना है तो इससे बात नहीं बनेगी r12 कैप से, तो ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर एंड उसके मैग्नीट्यूड में। सो इन दोज केसेस वी हैव टू राइट दिस वे, या कुछ डेरिवेशंस वगैरह हैं लिटरल्स में आ जाते हैं, वहाँ उसको यूज करना पड़ता है, अदरवाइज जो है फार्मूला यही यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर वाला। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में जब दिए होंगे रिलेशंस या डिस्टेंसेस वगैरह या पोजीशन, उस वक्त हमें ये यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल डू द न्यूमेरिकल, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, सो नाउ आई कम टू द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो इसको हम थोड़ा ओमिट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। So let's move upward। अब क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ मैंने क्या लिखा है, r12 इज इक्वल टू माइनस r21 कैप। ओके, सो अगर ऊपर यहाँ से ऊपर तक चलते हैं तो ये बन जाएगा F21 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और वेक्टर बन गया r12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और r12 जो है वो माइनस r21 के बराबर है। आई कैन पुट माइनस r12 कैप ओवर है। ठीक है, अब r12 का मैग्नीट्यूड वेक्टर का और r21 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसकी जगह में भी क्या लिख सकता हूं मैं, r21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज F21, ये माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर
एंड R21 कैप। सो ये बन जाएगा, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, राइट। सो अब इसको मैं थोड़ा सा रिलीज करता हूँ ये वाला पार्ट। नाउ सी दिस टू इक्वेशंस। अब ये जो पार्ट है ये इसके बराबर है, ओके। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट F12, सो दिस इंप्लाइज F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये हमारे पास है FAB is equal to minus FBA, right? So it is the Newton's third law of motion. It means that the force between the two charges form action reaction pair. जितनी Q1 फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे, उतनी ही Q2 अप्लाई करेगा Q1 के ऊपर। दोनों की आपस की फोर्स बराबर होगी, they will be equal and opposite, right? And we can say that the Coulombic force जो है या electrostatic force of attraction repulsion है, it obeys Newton's third law of motion, okay? तो Newton third law of motion जो है obey होगा, they will form the action reaction pair, okay? So any force which obeys the Newton third law of motion, it will be central. If you remember, central forces are those which act along the line joining the centers of the interacting particles. तो सेंटर की तरफ जो लगती है along the line joining center, that is called the central force. अगर कोई भी न्यूटोनियन फोर्स है, it will be central. Also central force is always conservative, ठीक है, central force is also conservative, it will be conservative nature. conservative भी पढ़ा हुआ आपने, work done along the closed path is zero, right? Or the work done to move the body from one place to other place depend only on the initial and the final position, not on the path adopted to move the object, right? You have studied in the +1 work power energy में study किया आपने। So though this force is conservative, न्यूटोनियन सेंट्रल कंजर्वेटिव एक ही प्रॉपर्टी है आपस में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना आपने, they will form action reaction pair. जितनी फोर्स Q1 अप्लाई करेगा Q2 पे, उतनी ही Q2 अप्लाई करेगा Q1 पे, ओके। सो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। लेट अस सपोज आई हैव द प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो प्रोटॉन जो है उसके ऊपर चार्ज होता है +1 E के बराबर, एंड अल्फा पार्टिकल हैज +2 E चार्ज, ओके। सो इफ आई आस्क कि व्हिच पार्टिकल इज अप्लाइंग मोर फोर्स ऑन द अदर, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन पे अप्लाई कर रहा है या प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल अप्लाई कर रहा है, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अल्फा पार्टिकल अप्लाई करेगा प्रोटॉन पे ज्यादा क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने कहा कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, आपस में फोर्स बराबर होगी, ठीक है। जितना प्रोटॉन अप्लाई कर रहा है अल्फा पार्टिकल पे, अल्फा पार्टिकल भी प्रोटॉन पे उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा, बराबर करेगा, ज्यादा कम नहीं होगी, ओके। सो इन द सेम वे जैसे हमने +1 में पढ़ा था कि इफ अर्थ अट्रैक्ट्स अ मैन, राइट, दो डज द मैन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, तो हम कहेंगे यस, एंड फोर्स की वैल्यू क्या आती है, बराबर। जितनी फोर्स जो है अर्थ पर्सन को लगा रही है, पर्सन भी उतनी ही फोर्स अर्थ को लगा रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ था कि क्या हमें पता क्यों नहीं लगता है कि जब पर्सन तो नीचे गिरता हुआ दिखता है, ठीक है, अपियर टू फॉल, पर अर्थ ऊपर आती गिरती नहीं है, सो दैट यू नो बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज क्वाइट लार्ज, सो एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, ठीक है, डिटेक्टेबल नहीं होती है, राइट, अदरवाइज अर्थ आल्सो मूव्स टुवर्ड द मैन, ओके। सो इन द सेम वे इस केस में भी चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा कुछ भी हो, राइट, आपस में फोर्स बराबर ही रहेगी, ओके, यू गॉट इट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन चीजों को जो आपने ध्यान रखना है, एंड दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस तरह से आपको याद रखोगे या क्यूब की फॉर्म में याद रखोगे। सो अगर आपने ये लिखा हुआ है F12 1/4π Q1 Q2 by R2 square R21 cap, so this can be written as F12 will be equal to 1/4πε0 Q1 Q2 R21 मैग्नीट्यूड क्यूब एंड R21 वेक्टर। तो इस फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले जो है हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कूलम्ब्स जो लॉ है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज आर देयर, तो उनको प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे इस बेस पे, ठीक है। और फिर हम जो है आगे टॉपिक करते हैं। Now the properties of the electrostatic force or the Coulomb force.
सो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होगी, नेगेटिव, एंड रिपल्सिव फोर्स हमेशा आएगी पॉजिटिव। सेकंड, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंसेस, इट ओबेज inverse square law of distances, it varies inversely with the square of the distance, it is called inverse square law. Third thing, it is mutual interaction. So mutual interaction mean कि आपस में फोर्स बराबर रहेगी, जितना Q1 अप्लाई करेगा फोर्स Q2 के ऊपर, राइट, उतनी ही Q2 अप्लाई करेगा Q1 के ऊपर, एंड आल्सो ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। और ऐसी ही फोर्स को कहते हैं न्यूटोनियन इन नेचर, राइट। सो कूलम्ब फोर्स इज न्यूटोनियन इन नेचर, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी 4 या 5 ले सकते हैं, अफेक्टेड बाय मीडियम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हाउ द मीडियम अफेक्ट्स द फोर्स, राइट। सो इंटरवेनिंग मीडियम जो चार्जेस के बीच में है, दैट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो न्यूटोनियन है तो ये सेंट्रल भी होंगी एंड साथ में क्या होंगी, कंजर्वेटिव, ओके। सो नेक्स्ट है, तो किसके लिए एप्लीकेबल है ये, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस जो है वो रेस्ट में होने चाहिए, अगर जब मूव करेंगे तो दिस लॉ इज टू बी मॉडिफाइड, ओके। 7, चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, आर दे चार्जेस आर वेरी स्मॉल, अगर चार्जेस बड़े हैं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए उनमें, ताकि उनका साइज हम नेग्लेक्ट कर सकें। वेरी लॉन्ग रेंज, आइडली इट एग्जिस्ट टू इन्फिनिटी तक इसकी रेंज रहेगी आइडली, और एंड एप्लीकेबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 10⁻⁻15 मीटर, तो न्यूक्लियर डायमेंशन के तक एप्लीकेबल है। एंड ध्यान रखना, एंड दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0, ठीक है। r 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इफ r अप्रोचेस 0 देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, जो कूलम्ब्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ओके। एंड इट obeys the superposition principle, it obeys the superposition principle of the forces। इसको हम एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक मान लो यही हमने करने वाला है, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस, तो उसको ये ओबे करती हैं, ओके। So these are the properties of the Coulombic interaction या Coulombic force, okay। So इसकी बहुत सारी significances भी हैं, तो you will say what are the significances। significances क्या है कि ये हमें बताता है कि how electrons जो है they are bounded with the nucleus, राइट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे बाउंड हुए पड़े आपस में घूम रहे हैं, राइट। दूसरा है कि टेल्स दैट हाउ फ्रॉम द एटम्स अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, राइट। सो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, इट आल्सो एक्सप्लेन द फ्रिक्शन आल्सो, कि हाउ देयर इज अ फ्रिक्शन, राइट। सो देयर आर वेरियस कांसेप्ट व्हिच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द Coulombic force, okay। So this is about the properties of the Coulombic force, and very important thing। So this law is Coulombic law जो है, Coulomb's law, it is an experimental law, right। So justification of this law lies in the experiment, right। So mean to say, if anybody asks कि why this law, right, you will say go and do the experiment and confirm this, okay। So this is an experimental law, its justification lies in the experiments, okay। So students, that's all for today for this lecture, okay। So remaining we will do in the next lecture, and otherwise the lecture will go very long, okay। So इसको आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ स्टडी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं हमने, और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, ओके। सो दैट वीडियो विल बी ऑफ नियरली 45 मिनट और 1 hour, okay। So I conclude this over here, okay। So meet you in next lecture with the continued topic Coulomb's law in terms of the position vectors, okay। Thanks.